नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत प्यारे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि आज से हमारी क्लास की स्टार्ट हो रही है। मतलब कि आज से हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 11th के एक-एक चैप्टर्स के प्यारे-प्यारे वन शॉट्स, जहाँ पे आप एक बार में एक सेशंस को देखकर अपने एक-एक चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और ये सेशंस आपको लगभग चीजें आपके इसी चैनल बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर अपडेट होती रहेंगी। तो प्लीज पहले तो आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले अपडेट्स, आने वाले वीडियोस, आने वाली चीजें आपको मिलती रहे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से और बहुत ही प्यारे तरीके से। एक-एक चीज़ों का अर्थ बहुत ही आराम से देखेंगे, एक-एक लाइन का अर्थ देखेंगे, राइटर के बारे में देखेंगे, पोएट के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ हिंदी को देखेंगे, इसके इसके हम कुछ समराइज़ पार्ट को भी देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को भी देखेंगे, साथ ही साथ जो सबसे बड़ा हेडेक होता है हमारे बच्चों के लिए, वो होता है वर्ड मीनिंग। तो बच्चों, हम यहाँ पे साथ ही साथ वर्ड मीनिंग, साथ ही साथ लाइन बाय लाइन इंग्लिश की हिंदी भी लेकर आए हैं। एक प्यारे सी सेशन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस यहां से पढ़कर कितना बिल्डअप होगा। आप इस चीज को खुद देख लेंगे अगले कुछ ही मिनट में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से परिवार में, इस प्यारे से बैच। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है वो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। मतलब यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि एक ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं, एक ऐसे दिमाग की कल्पना करते हैं। मतलब यहाँ पे माइंड का मतलब यहाँ पे एक इंसान से लिया गया है। एक इंसान ऐसा होना चाहिए हमारे समाज में जिसका मन, जिसका दिमाग बिना डर के जीवित हो। मतलब वो किसी की गुलामी ना करता हो। यानी कि वो कभी भी किसी प्रकार के सर्वाइवल बैंड्स में ना हो, मतलब किसी भी प्रकार के दास्ता के बंधनों में वो बंधा ना हो। तो प्यारे साथियों, क्लास की शुरुआत करेंगे। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शुभम सर, आपका अंग्रेजी का शिक्षक। आपको पढ़ाऊंगा अंग्रेजी, साथ ही साथ ग्रामर की भी सेशंस हम यहां पर लेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत तरीके से आइए देखते हैं कि क्या है पहला चैप्टर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। मतलब इसका अर्थ है जहां पर दिल और दिमाग बिना डर के रहते हो। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जहां पर, जहां के लोग बिना डर के रहते हो, जहां पर उनके अंदर किसी प्रकार के अंग्रेजों का डर न हो। मतलब वो चाहते हैं कि जब हमारा देश आजाद हो तो आजादी के बाद वो एक ऐसे भारत का निर्माण चाहते हैं, उस भारत में ऐसे युवाओं को चाहते हैं जो कि बिना डर के काम करें, जो किसी की गुलामी ना करें, केवल और केवल अपने मेहनत और केवल अपने दम के ऊपर एक नए भारत को सुदृढ़ कर सकें, एक नए भारत का निर्माण कर सकें। तो यहाँ पे है रविंद्रनाथ टैगोर। आप भली भांति परिचित होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर है कौन। रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका जन्म 1861 और 1941 में इनका निधन हो जाता है। निधन का मतलब होता है एक ऐसा धन जिसकी भरपाई ना हो सके, तो इसलिए निधन वर्ड यूज किया करते हैं हम लोग हैं। तो कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका जन्म 1861 में होता है और इनका निधन 1941 में होता है। द रिसिपेंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। कहते हैं कि इन्होंने नोबेल प्राइज पाया था लिटरेचर में 1913 में। मतलब क्या समझते हैं? 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिलता, और पता किसके लिए मिलता? गीतांजलि के लिए मिलता है। कहते हैं वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं कि क्या इस दुनिया के, इस विश्व के महानतम गीत कवियों में से भाई साहब एक थे। तो कहते हैं क्या कि रविन्द्रनाथ टैगोर जिनका जन्म 1861 में होता है और इनकी मृत्यु 1941 में हो जाती है, साथ ही साथ 1913 में ये पाते हैं नोबेल प्राइज। वो किसके लिए नोबेल प्राइज पाते हैं? ये पाते हैं नोबेल प्राइज गीतांजलि के लिए। साथ ही साथ ये विश्व के महानतम कवियों में से, गीत कवियों में से एक थे। आगे देखते हैं। हिंदी यहाँ पे हमने लगा दी, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लिटरेट लैंग्वेज में। He was also a noted dramatist, novelist, short story writer, philosopher, humanist, nation builder, and founder of an international university at शांति निकेतन। कहते हैं क्या? ही वॉज ऑल्सो, वह नोटेड किए गए, वह दर्ज किए गए एक नाटककार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में, एक लघु कथाकार के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, और साथ ही साथ एक मानवतावादी के रूप में, एक राष्ट्र निर्माता के रूप में, और एक फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन। क्या कहते हैं? कहते हैं अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में भी इनका नाम आता है। मतलब इतनी सारी चीजें रविंद्रनाथ टैगोर जी के अंदर क्या थी बेटा? विद्यमान थी। आगे देखते हैं हम लोग। आई होप यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि रविन्द्रनाथ टैगोर कब हुए, कब उनका निधन होता है। उन्होंने 1913 में एक अवार्ड पाया, नोबेल प्राइज पाया, और किसके लिए पाया? तो गीतांजलि के लिए पाया। साथ ही साथ एक ड्रामेटिस्ट, एक नॉवेलिस्ट थे, और एक साथ ही साथ एक नेशन बिल्डर के रूप में भी आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मतलब इतनी चीजों के बारे में अगर हम इनके बारे में जान रहे हैं। अच्छा, देश के महानतम अगर लोगों के बारे में, अगर देश के हमारे बड़े लोग के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे, तो हम कैसे जानेंगे कि भाई वास्तव में इनका संघर्ष क्या रहा यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं।
कहते ही रोट प्राइमरीली इन बांग्ला बट रेंडर अ लार्ज नंबर ऑफ हिज ओन वर्क्स इनटू इंग्लिश। कहते स्टार्टिंग में, प्रारंभिक दशाओं में क्या होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला में लिखना, इन्होंने लिखा था ना अमर सोनार बांग्ला, इन्होंने बांग्ला में लिखना शुरू किया क्योंकि बंगाली थे, वेस्ट बंगाल के थे रहने वाली है, तो इन्होंने स्टार्टिंग में बांग्ला में लिखना शुरू किया। लेकिन बांग्ला में लिखने के बाद, उसके बाद क्या होता है कि इनकी अधिकतर जो कृतियां थी या कविताएं थी, वो अधिकतर किसमें थी, वो इंग्लिश में थी। एंड इन द प्रोसेस रोट देम अ न्यू, और वो क्या होता है, और इसी प्रक्रिया में उन्हें क्या होता है, उन्होंने नए रूपों में लिखना शुरू किया। मतलब ये चीजें उनकी प्रोसेस बाय प्रोसेस क्या होती, चेंज होती रही टाइम टू टाइम, चीजें गोइंग टू बी चेंज, चीजें गोइंग टू बी चेंज, मतलब थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज, ये कह सकते हैं कि चीजें बदलती रहेंगी। आगे, सच वर्स इंक्लूड गीतांजलि, और ऐसी ही रचनाओं में गीतांजलि शामिल, ऐसी ही रचनाओं में कहते हैं जो गीतांजलि वो शामिल है, मतलब जिसके लिए 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है, उसी के लिए क्या होता है, नॉमिनी होते हैं। साथ ही साथ वो रचना कौन सी थी, वो रचना गीतांजलि ही थी, जिससे वर्ल्ड लेवल पर देखा गया। नोबेल प्राइज कहां भारत के लोगों को जल्दी मिलता है, बहुत रेयर होता है, अधिकतर विदेश के लोगों को ही मिलता है। ऐसे में जाके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाम वहां पे दर्ज कराया, वहां की नॉमिनी पर। ठीक, आगे देखते हैं। आइए देखते हैं, क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिए, अब ऐसे बच्चे जिनको वर्ड मीनिंग में दिक्कत होती है, ऐसे बच्चे जिनको वर्ड मीनिंग में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो आप देख लो, उसी चीज को हमने दूसरी तरीके से लगाया है, मतलब उसी जीवन परिचय को, कि रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 1941 द रिसिपेंट ऑफ द नोबेल प्राइज लिटरेचर इन 1913 वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, ये तो हमने हिंदी लगा दी। अब इसमें देखिए कुछ टफ वर्ड है, जैसे कि रिसिपेंट है यहाँ पे, वो प्राप्त करता हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, ठीक है, लिटरेचर का मतलब साहित्य हो गया, लिरिक पोएट का मतलब होता है गीत कवि जो भावनात्मक और संगीतमय कविताएं लिखे, और ग्रेटेस्ट का मतलब हो गया सबसे महान। तो ऐसे बच्चे जिनकी वर्ड मीनिंग बहुत कमजोर है, अगर आप चाहते हो कि आप 12th में अच्छे मार्क्स गेन करो, अगर आप चाहते हो कि 12th में आपकी एक अच्छी पकड़ अंग्रेजी के ऊपर हो, तो ऐसे में प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। हमने यहाँ पे कुछ चीजें लगा दी, मतलब उसी चीज को अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हिंदी तो लगी है, अब इसमें से ऐसे कुछ वर्ड है जो हमने यहाँ पे लगा दिए, जो टफेस्ट वर्ड है, आप इसको यूज कर सकते हो, आप अभी से अपनी अंग्रेजी को बेहतर कर सकते हो। हमारा मोटो यही है कि 11th में ही हम अपनी इंग्लिश को इतनी मजबूत कर लें, जिससे कि आने वाले जो एग्जाम्स हम उसको अच्छे से टैकल करें। 12th में अगर हम जाए तो 12th में हमारी एक अच्छी मजबूती पकड़ हो अंग्रेजी के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं ही वाज आल्सो नोटेड अ ड्रामेटिस्ट। अभी हमने आपको पढ़ा था उपन्यासकार, कहानीकार, एक नाट्य निर्माता के रूप में आते हैं। अब देखिए कुछ वर्ड मीनिंग हमने यहाँ पे लगा दी इस चीज की। आप देखिए पर पैराग्राफ पे आपको वर्ड मीनिंग मिलेगी, और ऐसी चीज आपको बहुत रेयर देखने के लिए मिलती है जब ऐसी चीज आपके सामने हो, आप यही चाहते हो। नोटेड का मतलब प्रसिद्ध, विख्यात, ड्रामेटिस्ट नाटककार, नोवेलिस्ट उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब कहानी लेखक, फिलोसफर दार्शनिक, ह्यूमनिस्ट मानवतावादी, या नेशनल बिल्डर का मतलब राष्ट्र निर्माता जो देश को बनाने को आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो अगर सोचिए, अगर ऐसी चीजें आपको मिले, पर पैराग्राफ पे आपको लाइन मिल जाए, पर पैराग्राफ पे आपको यहाँ पे हिंदी मिल जाए, तो कितनी अच्छी बात होगी। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपका पढ़ने में मन लगेगा अंग्रेजी से सब्जेक्ट को लेकर। आगे देखते हैं। फिर आगे क्या होता है कि ही रोट प्राइमरली इन बांग्ला बट रेंडर अ लार्ज नंबर ऑफ हिज ओन वर्क्स। देखिए वहां पे वर्क्स, वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। कभी भी वर्क्स का मतलब काम नहीं होता है, ठीक है, वर्क्स का मतलब हमेशा क्या होता है, रचनाएं होता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है प्राइमरली, प्राइमरली का मतलब होता है मुख्य रूप से, बांग्ला का मतलब होता है बांग्ला भाषा यहाँ पे है, रेंडर्ड का मतलब प्रस्तुत किया, अ लार्ज नंबर ऑफ बड़ी संख्या में, वर्क्स का मतलब रचनाएं लेखन कार्य, अन्यू का मतलब होता है एक नए रूप में, एक नए रूप में। तो आप यहाँ पे चीजों को समझ सकते हैं कि किस प्रकार की चीजों को यहाँ पे क्या किया गया, बच्चा लिखा गया है। ये हमारे लिए बेहतर है कि आप पर पैराग्राफ पे हिंदी तो पढ़ो, साथ ही साथ उसकी वर्ड मीनिंग अगर आपको मिल जाती है तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा आपके लिए हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए सच वर्स इंक्लूड गीतांजलि, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका भी लिखा गया है कि भैया गीतांजलि क्या। देखते हैं हम लोग, अब यहाँ से हम अब चैप्टर को शुरुआत करेंगे। ठीक है, हाँ, इनकी कुछ रचनाएं होती हैं, ध्यान से देखिए, इनकी कुछ रचनाएं होती हैं, ठीक है, जिसमें द क्रिसेंट मून एंड द गार्डनर, हिज अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स, ठीक है, इंक्लूड गोरा, द रैक, द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, साधना एंड द होम एंड द वर्ल्ड। ठीक है, कहते हैं द क्रिसेंट मून और द गार्डनर, उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में गोरा, द रैक, द पोस्ट ऑफिस, साधना और द होम एंड द वर्ल्ड शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी भी हिंदी लिखी गई है। इन रचनाओं को आप जरूर याद कर लेना क्योंकि ये रचनाएं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके बुक का ही पैराग्राफ का है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी बाहर से इसमें हमने ऐड ऑन नहीं किया हुआ है। ठीक,
चैप्टर की शुरुआत करेंगे यहां पे। तो चैप्टर की शुरुआत में इन्होंने क्या बोला है, ये देखते हैं कि किस तरीके से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्या ये कल्पना करते हैं, किन ये भावनाओं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं एक राष्ट्र को लेकर, एक देश को लेकर, ये यहां पे बताया गया है। और आइए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं यहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, अ लिरिक टेकन फ्रॉम गीतांजलि इज वन ऑफ द रिमेंबर्ड पैट्रियोटिक पोएम। कहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जो गीतांजलि से ली गई है, एक कविता है, और इसमें इस कविता में इनकी देशभक्ति कविताओं में से एक है। यह कविता इनकी देशभक्ति कविताओं में से एक है। कहते वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, ये चैप्टर एक गीत है जो कि कहां से ली गई है, गीतांजलि से ली गई है, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिलता है। और कहते हैं कि ये क्या है, रिमेंबर्ड, इसको याद किया गया एज अ पैट्रियोटिक पोएम, एक देशभक्ति कविता के रूप में इसको याद किया जाता है। यहां पे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां मन हो भयमुक्त, ठीक। लिरिक का मतलब गीतात्मक कवि, टेकन फ्रॉम से लिया गया है, क्या है यहाँ पे, बेस्ट रिमेंबर्ड, सबसे अधिक याद की जाने वाली, एंड पैट्रियोटिक पोएम्स का मतलब होता है देशभक्ति कविताएं, ठीक है। आगे देखते हैं। कहते हैं इट इज द प्रेयर टू गॉड टू अवेकन द कंट्री फ्रॉम द डार्कनेस एंड स्लेवरी इनटू अ स्टेट ऑफ फेडरल फ्रीडम। ये एक भगवान से प्रार्थना है। इस कविता में ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना ये करते हैं कि भगवान वह देश को अंधकार और गुलामी के दाफताओं से दूर करे, गुलामी से उनको आजाद करके एक आदर्श स्वतंत्रता की ओर ले जाए। इस कविता में यह प्रार्थना की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वर्ड मीनिंग लगी हुई है, प्रेयर हो गया, सॉरी प्रेयर हो गया, यहाँ पे टेकन, अवेकन, सेलेब्री एंड द आइडियल फ्रीडम, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, चैप्टर की शुरुआत करेंगे यहाँ पे हम। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। क्या कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, कहते वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कहते जहां मन, जहां दिमाग भयमुक्त हो। मतलब अगर एक देशवासी, अगर एक बच्चा, अगर एक नौजवान, अगर एक युवा इस भारत देश के अंदर या पूरे विश्व की बात कर लूं मैं, अगर वो किसी काम को करने के लिए जाता है, तो ऐसे में उसका मन भय से मुक्त, भय से भरा ना हो। उसका मन कैसा हो, भय से मुक्त हो, उसे किसी की गुलामी ना करनी पड़े, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उसका सर ऊंचा उठा हो। मतलब क्या होता है सर ऊंचा, एक गाना आया था कि न सर झुका के जियो, गमों का दौर है तो आए तो ऐसे मुस्कुरा के जियो। तो अगर एक इंसान का सर ऐसे ऊंचा, इसका मतलब है कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उसका खुद का गौरव है। मतलब क्या, वो किसी के गुलाम नहीं है। यानी कि अगर वो ऐसा सर ऊंचा करके चल रहा है, तो इसका मतलब है क्या, उसके अंदर आत्मसम्मान है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। वो क्या है, उसका सर गर्व से ऊंचा है। अगर ऐसे, तो इसका मतलब गुलाम हो। तो वही कहते हैं एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां पे सर नीचा उठाओ। मतलब क्या, कि मैं एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता हूं, मैं ऐसे एक विश्व की कल्पना करता हूं, या ऐसे मैं भारत की कल्पना करता हूं, जहां के युवाओं का मन भयमुक्त हो, साथ ही साथ उनका सर गर्व से ऊंचा उठा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, कहते हैं जहां ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता हो। जैसे अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, तो वहां पे उनको ज्ञान लेने के लिए कितनी सारी यातनाओं को सहना पड़ा था। लोग उनको बाहर बैठा देते थे, उनको तड़पाते थे, वो पढ़ नहीं पाते थे अच्छे से। तो कहते हैं वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर हर एक इंसान को ज्ञान प्राप्त करने की क्या स्वतंत्रता, मतलब ज्ञान मुफ्त में मिले। ज्ञान मुफ्त का मतलब सही ज्ञान मिले और सही लोगों को मिले। ऐसा ना हो कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक एक बच्चे को दर दर भटकना पड़ रहा है। तो यहां पे कहते हैं कि जहां पे ज्ञान प्राप्त करने की स्वतंत्रता, मतलब यहां पे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि जहां पे हमारे युवाओं का मन भयमुक्त हो, जहां पे लोगों का सर बिना किसी गुलामी से बल्कि अपने गौरव से सर नीचा उठाओ, जहां के लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, जहां के लोगों के मन में किसी प्रकार का भय या संकुचन ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, माइंड का मतलब ये विदाउट फियर। यहाँ पे हमने पूरी वर्ड मीनिंग लगा दी, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कहते वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। कितनी प्यारी बात है। कहते वेयर द वर्ड, जहां पर ये संसार किसमें ना बटा, नॉट बीन ब्रोकन अप, जो टूटा हुआ ना होता। फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है क्या, कहते कि मैं एक ऐसे दुनिया की बात करता हूं, मैं एक ऐसे विश्व की बात करता हूं जहां के लोग आपस में टुकड़ों में ना बटे हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है संकीर्ण विचारधाराओं में। कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, और यह प्रार्थना करता हूं कि मैं एक ऐसे राष्ट्र की, ऐसे विश्व की कल्पना करता हूं जहां के लोग छोटी छोटी विचारधाराओं में, जहां के लोग छोटी छोटी मानसिक अवहेलनाओं में ना बटे हो, कि तुम इस जाति के हो, तुम इस जाति के हो, तुम इस धर्म के हो, इस धर्म के हो, तुम ये खाते हो, हम ये खाते हैं, इन चीजों में ना बटे हो। लोगों के अंदर समान भाईचारा हो, लोगों के अंदर ब्रदरहुड हो, लोगों के अंदर भाईचारा हो, लोग एक साथ बैठकर खाते हो, एक साथ बैठकर पीते हो। जैसे चैप्टर नंबर 4 है क्लास 12 का, उसमें कहते हैं लेट इट बी फ्री, लेट इट बी फ्री। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग कहते हैं अब हम आजाद हैं, अब हम आजाद हैं।
तो आजादी ऐसी होनी चाहिए जहां के लोगों के मन में किसी भी प्रकार की संकीर्ण मानसिकताएं ना हो, जो छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटे हो, जो छोटी छोटी विचारधाराओं में ना बटे हो। फिर क्या कहते हैं यहां पे आप देख सकते हैं, विचारधाराओं का मतलब होता है जातिवाद हो गया, विचारधाराओं का मतलब धर्मवाद हो गया, विचारवाद का मतलब हो गया क्षेत्रवाद हो गया। लोग ऐसे आज की जो राजनीतिक जो ये छोटी छोटी कठपुतलियां बनाई गई हैं, लोग इसमें ना बटे हों। सबसे पहले हम एक इंसान है, हमें इंसान बन के रहना चाहिए। हमें सबसे पहले हम एक भारतीय हैं। अगर हम भारत की बात करें तो हम भारतीय हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चीज होती मानवतावाद। ठीक है, आप पहले एक मानव हो और मानव के रूप में रहकर मानव की सेवा करिए। आप किसी धर्म के नहीं हो, आपका कोई धर्म नहीं है। हमारा सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म है, हम लोगों की सेवा करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, वर्ड मीनिंग लगी है, ब्रोकन अप, फ्रेगमेंट्स, नैरो एंड डोमेस्टिक वॉल्स। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। क्या कहते कहते कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण मैं चाहता हूं, हे ईश्वर मैं आपसे एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण चाहता हूं जहां पर वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहां पर लोगों के अंदर से अगर कोई शब्द में निकले ना वो सत्य हो। मतलब लोग सच्ची तरीके से रहें, लोग सच बोले, लोगों के अंदर किसी प्रकार का झूठ ना हो, लोगों के अंदर किसी प्रकार का द्वेष ना हो, व्यभिचार ना हो। अगर लोग बातें करें तो सच्चाई से बातें करें। मतलब यहां पे है, राइटर ये कहना चाहते हैं कि मतलब जो हर एक इंसान के अंदर सच्चाई की गहराई हो, लोग सच्ची बातें बोले, लोग कभी झूठ ना बोले। यहाँ पे आप हिंदी देख सकते हो, आप हिंदी लगा कि मतलब जहां सब सच्चाई की गहराई से निकलने का मतलब होता है जहां के लोग सत्य का साथ दे, लोग झूठ की पैरवी ना करें। फिर आगे क्या कहते हैं, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्टेजेस एंड आर्म्स टुवर्ड्स द परफेक्शन। क्या कहते हैं, वेयर जहां पे टायरलेस बिना थके हुए, स्ट्राइविंग स्टेजेस हाथ को बढ़ाते हो, कैसे परफेक्शन पूरी की पूरी पूर्णता के साथ। इसका अर्थ है यहां पे कहते हैं कि हे ईश्वर मैं आपसे यह चाहता हूं कि मैं एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण चाहता हूं जहां के लोग पूरे परफेक्शन के साथ, पूरी पूर्णता के साथ अपने बाहों को फैलाकर, अपने हाथों को फैलाकर एक राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारिता दें, एक राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें, एक राष्ट्र के निर्माण में अपने हाथों को बढ़ाएं। मैं एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण चाहता हूं जहां पे केवल और केवल पूर्णता हो, जहां पे लोग परिश्रमी हो, जहां पे लोग परिश्रम के दम पर एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। फिलहाल आगे देखते हैं, कहते वेयर जहां टायरलेस, अच्छा ये तो हो गया हमारा टुवर्ड्स परफेक्शन। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, कहते कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डिजर्ट एंड देयर डेड हैबिट। कहते क्या, कहते वेयर द क्लियर स्ट्रीम, जहां पे निर्मल धारा हो, क्या हो, जहां पे निर्मल धारा हो, क्या ऑफ रीजन, क्या क्या देखना है यहाँ पे एक वर्ड है ऑफ रीजन। कहते कि जहां पे अगर लोग तर्क करें तो उनका तर्क संगत होना चाहिए, तर्क विहीन नहीं होना चाहिए। लोग सही मुद्दों पर बात करें, लोगों के मन में एक राष्ट्र को लेकर, एक देश को लेकर, अपने लोगों को लेकर एक क्लियर स्ट्रीम होना चाहिए, एक साफ विजन, एक साफ स्वप्न और एक साफ दिशा होनी चाहिए, क्योंकि सही नीयत ही दशा और दिशा तय करती है किसी राष्ट्र की। तो कहते वेयर द क्लियर स्ट्रीम, जहां पे बिल्कुल निर्मल धारा हो ऑफ रीजन, किसी भी कारण का। मतलब अगर हम किसी बातों पे तर्क कर रहे हैं तो वो बातें तर्क संगत होनी चाहिए, बेफजूल की नहीं होनी चाहिए। बट सॉरी ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स मीन द डेली डिजर्ट। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं कि जहां पर मैं चाहता हूं हे ईश्वर मैं एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण चाहता हूं, मैं ऐसे लोग चाहता हूं जहां पर लोगों के मन में क्या हो, जहां पे लोगों के अंदर क्या हो, तर्क की निर्मल धारा हो, जहां के लोगों में कोई भटकाव ना हो। कहते कि ऐसा ना हो कि वो किसी कारण से, अब मैं एक एक लाइन कर बताता हूं, ऐसा ना हो कि वो अपने रास्तों को भूल चुके हैं। इन द डेली डिजर्ट का मतलब होता है किसी भी खराब रास्तों में, किसी नीरस रेगिस्तान में वो भटक गए हों। स्टैंड ऑफ द डेड हैबिट, मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पे जो मेरे देश के लोग हैं वो बेकार की पुरानी आदतों में, डेड हैबिट का मतलब होता है पुरानी आदतों में खो जाए। मतलब ये है, हे ईश्वर मैं एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता हूं, मैं ऐसे लोगों की कल्पना करता हूं जहां के लोगों की विचारधाराएं बिल्कुल स्वच्छ हों, जहां के लोग किसी भी पुरानी आदतों में भटक ना गए हो, डेड हैबिट, जहां के लोग अच्छे रास्तों पे चलने का संकल्प लेते हो, जहां के लोग पुरानी विचारधाराओं में, पुराने क्षेत्रवाद, जातिवाद, पुराने भाई भतीजेवाद में फंसकर अपने रास्ते को न खोते। मतलब मैं एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण चाहता हूं जहां के युवाओं के अंदर एक निर्मल विचारधारा हो, जहां के युवाओं के अंदर एक क्लियर स्ट्रीम हो, जहां के युवाओं के अंदर एक
विचारधारा हो, जहां के युवाओं के अंदर अपने राष्ट्र को लेकर एक निर्मल, एक स्वच्छ और एक अच्छी विचारधारा हो, तब ये राष्ट्र हमारा आगे बढ़ पाएगा। तो कहते क्या कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे भारत के लोग पुरानी परंपराओं, रूढ़वादियों में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ न करें। वो किसी भी प्रकार के क्षेत्रवाद, भाई भतीजीवाद में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद न करें। मैं ये चाहता हूं हे ईश्वर कि मेरे देश के लोग विवेकपूर्ण हो, उनके अंदर तर्क संगत बातें हो, ना कि तर्कविहीन बातें हो। ये सब बातें हैं पूरी, आप देख सकते हैं। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं इनटू द दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री। कहते हैं हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा देश, इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, मेरा देश कैसा हो, गुलामी की दाफता से निकलकर अब कहां से हो, एक ऐसे आदर्श स्वर को प्राप्त हो। इसका मतलब है कि हे ईश्वर, मैं ये चाहता हूं हेवन ऑफ फ्रीडम, मैं एक ऐसे स्वर की कल्पना करता हूं जहां भी सिर्फ आजादी हो। मतलब मैं एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता हूं जहां पे आजादी हो। माय फादर का मतलब हे मेरे पिताजी, ईश्वर से कहे हे मेरे पिता, लेट माय कंट्री वेक, मेरे देश की युवाओं को जगाइए। हे प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा देश है, यहां के जो लोग हैं, अब वो अपनी निद्रा से उठकर देश को आगे बढ़ाने की ओर प्रशस्त करें, देश को आगे बढ़ाएं, देश को उसके अपनी मंजिल तक पहुंचाएं। मैं एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता हूं। ये मेरे ईश्वर, ये कौन कह रहा है? ये हमारे डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं। बहुत ही प्यारी कहानी है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई डज टैगोर मेंशन वेयर द नॉलेज इज फ्री। यहाँ पे टैगोर जी ने मेंशन क्यों किया है कि जहां ज्ञान मुक्त हो। मतलब टैगोर वांट्स अ सोसाइटी वेयर एजुकेशन एंड नॉलेज आर एक्सेसिबल टू ऑल। टैगोर एक ऐसे समाज का निर्माण चाहते हैं जहां पे शिक्षा और ज्ञान सभी के लिए सुलभ हो, एंड रिस्ट्रिक्टेड बाय सोशल और इकोनॉमिक बैरियर्स, जहां पर सामाजिक या आर्थिक बाधाओं से प्रतिबंधित ना हो। अब देखो यहाँ पे इसकी इंग्लिश है, इसकी हिंदी है, ठीक, इसकी इंग्लिश इसकी हिंदी है, कितना प्यारा हो जाएगा, आप कर लोगे आराम। मुझे को पता, अब आप आपके लिए आराम हो गया कि हम तो यही चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉर्स मींस। मतलब जहां दुनिया संकुचित सीमाओं द्वारा टुकड़ों में नहीं बटी हो, का क्या मतलब है? तो इसका मतलब क्या है? इट मींस अ वर्ल्ड विदाउट डिवीजन कॉज्ड बाय द प्रेजुडिसेस सच एज द दोज बेस्ड एंड द कास्ट, रिलीजन एंड द नेशनैलिटी, प्रोमोटिंग यूनिटी एंड द हार्मनी स्टेट। इसका मतलब यहां पे ये है कि इट मींस, इसका मतलब है अ वर्ल्ड, एक ऐसा संसार, एक ऐसा राष्ट्र विदाउट डिवीजन, बिना किसी बंटवारे के, कॉज्ड बाय प्रेजुडिसेस, बिना किसी धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर, ठीक है, आगे बढ़ रहा हो, बिना किसी चीजों को लेकर, बिना किसी धर्म को लेकर, राष्ट्रीयता को लेकर, बिना किसी ऐसी चीजों को लेकर जिसमें कटुता आती हो, बल्कि क्या चाहिए उनको? यूनिटी एंड हार्मनी चाहिए, शांति और एकता चाहिए। वो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट टैगोर्स होप्स फॉर इंडिया। टैगोर की भारत के प्रति किस आशा को दर्शाती है? तो भाई टैगोर जी यही तो चाहते हैं कि वो उस स्वतंत्रता को बताना चाहते हैं जहां पर लोग एकजुट हो, शिक्षित हो, गर्वित होकर जीवित हो, सबके अंदर अपनी डिग्निटी हो, सम्मान हो। यही चाहते हैं क्या? इंडिपेंडेंट इंडिया वेयर पीपल लिव फियरलेसली, बिना डर के जिए, एक रहें, एजुकेटेड रहें, प्राउड रहें, फ्री फ्रॉम कॉलोनियल रूल। वो किसी भी प्रकार के अंग्रेजी की दासताओं से या किसी प्रकार की दासताओं से वो बंधित ना। नेक्स्ट है व्हाट डज टैगोर मीन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई वाई। मतलब टैगोर का प्रश्न, जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा, उससे क्या मतलब है? तो टैगोर मीन्स अ प्लेस वेयर पीपल लिव कॉन्फिडेंटली। टैगोर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं जहां पे लोग बिल्कुल आत्मविश्वास से, निर्भयता से, गरिमा के साथ जी सके, आत्मसम्मान के साथ जी सकें, और बिना किसी उत्पीड़न, बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी ह्यूमिलेशन का मतलब होता है बिना किसी दंड के या बिना किसी दबाव के जी सके। आशा और उम्मीद करता हूं कि बेटा क्वेश्चन आपको मजा आ रहा होगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये है प्यारा सा आपका, ये है आपकी समरी। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको समरी की आवश्यकता होती है कि सर हम एग्जाम में समरी को कैसे लिखें, तो प्यारे बच्चों समरी लिखने का बेस्ट वे आपके पास देखिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर इज रविन्द्रनाथ टैगोर पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एक्सप्रेसेस हिज विजन ऑफ एन आइडियल वर्ल्ड एंड अ फ्री इंडिया। तो यहाँ पे बेटा पूरी पूरी अंग्रेजी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ हमने इसकी लगा दी है हिंदी यहाँ पे, कि इस हिंदी को पढ़ के आप अच्छे से, आप आराम से प्यारे बच्चों अपने इस 11th को सिलेबस को अच्छे से, मतलब मेरा पूरा प्रयास है कि हम 11th के पूरे सिलेबस को पूरा बाइलिंगुअल पढ़ाने वाले हैं। मतलब ये समझ लीजिएगा कि आपके एग्जाम तक हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर देंगे इसी चैनल पर, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर। अगर आप बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर हैं तो प्यारे बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके 11th के लिए, आपके 12th के लिए, दोनों के लिए बेटा काम आने वाला है ये चैनल, ठीक है, जहां पे आपको बिल्कुल
क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, जहां पे आपको चीजें बहुत ही आपकी सोच के अनुरूप मिलेगी। अगर आप चाहोगे सर वर्ड मीनिंग, जैसे आज देखिए इस चैप्टर में आपको वर्ड मीनिंग मिल गई, इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर्स मिल गए, इसी वीडियो में आपको यहाँ पे समरी भी मिल गई और इसी वीडियो में आपको इंग्लिश की हिंदी भी मिल गई। तो ये पूरा फुल पैकअप है। ये एक प्यारा सा छोटा सा प्यारा सा वन शॉट है। वन शॉट का मतलब ये नहीं कि हम 1 घंटे पढ़ाएं। वन शॉट का भी मतलब तो ये भी तो होता है कि हम कम टाइम में बेहतर चीजों को गेन कर लें। अब आप इस चीज को 2x 3x में देख सकते हो, तो आप 1.5x में भी देखोगे तब भी आपका 20 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा मोटिव ये है कि हम कम समय में आपको बेहतर से बेहतर चीजें प्रदान करें। फिर मिलेंगे अगले ऐसी किसी शानदार सेशन में, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे कम से कम 200 कमेंट आपके आने चाहिए। अगर आपके प्यारे प्यारे 200 कमेंट आ गए नेक्स्ट चैप्टर के लिए कि सर अगला चैप्टर पोएट्री का ऐसे ही हमको चाहिए, तो प्लीज अगर आपके 200 कमेंट आ गए तो जल्द से जल्द जैसे आप कमेंट करोगे अगले दिन वो वीडियो आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद। नमस्कार।